Hello everyone, good morning. Welcome to all of you. This is पूजा. Dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग मेनली EMRS के TGT और PGT के कई प्रैक्टिस सेट किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने कई सारे मॉडल्स भी किए हैं। तो आपको EMRS प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 37 वीडियोस, जिनकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आपको इन 37 वीडियोस के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर। एंड आज हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी TGT PGT टेस्ट सीरीज बायोलॉजी, जिसमें आपका TGT PGT के साथ साथ GIC और LT एग्ज़ाम्स भी क्लियर होंगे। क्वेश्चंस आपके बेसिक से मॉडरेट रहेंगे और NCERT को इंक्लूड करते हुए आपके BSc लेवल तक के क्वेश्चंस रहेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में हम टोटल 30 टेस्ट रखेंगे, 30 टेस्ट रखेंगे, जिनमें से हर एक टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिससे कि आपका बायोलॉजी का कोई भी कोना ना छूटने पाए, जहाँ से क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। क्लियर। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें और ये टेस्ट सीरीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री मिलने वाली है ना। तो फ्री समझकर आप फ्री मत कर देना, है ना। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। ये टेस्ट सीरीज़ जो आपकी 90 डेज़ में करवाने वाले हैं, जिसमें से हर एक टेस्ट में 120 क्वेश्चंस होंगे आपके यूपी PGT TGT एग्ज़ाम्स के लिए। मेनली ये टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा GIC और LT जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर BEd एग्ज़ाम एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लियर। तो डियर एस्पायरेंट्स, ये टेस्ट सीरीज़ आपको 30 टेस्ट फ्री कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए बस छोटा सा एक क्राइटेरिया फॉलो करना है। आप ही लोगों को ये क्राइटेरिया फॉलो करना है ना। इसलिए टोटली हम आप पर डिपेंड कर रहे हैं इन चीज़ों को। जितनी जल्दी आप 1000 प्लस कर देंगे, ठीक है, 1000 प्लस लोग जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे हमसे, उतनी जल्दी हम ये टेस्ट सीरीज़ आपके यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करने की। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोस कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और जितनी जल्दी आप 1000 यानी कि 1000 लोग जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से, वैसे ही हम आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ फ्री कर देंगे। और ये टेस्ट में सभी क्वेश्चंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, है ना, हर एक क्वेश्चंस का हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि इधर उधर से भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर। तो प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी हमारे एस्पायरेंट्स से, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स से, जो आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है, इसके लिए हमने बड़ी ही मेहनत से इन 30 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है, जो हम आपके लिए फ्रीली लेकर आएंगे। तो आप प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, लोगों को जोड़ें। और जैसे ही आप 1000 प्लस लोग जुड़ जाएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे एक जो
टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमने टेलीग्राम चैनल न्यूली फ्रेश बनाया है सिर्फ आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर हमारे चैनल में आप लोग 1000 प्लस हो जाओगे या यहाँ पर आप 1000 प्लस हो जाओगे एक्टिव एग्ज़ाम 91 चैनल पर, वैसे ही हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा हमने टाइम लिया है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो प्लीज़ आप स्किप ना करें, ध्यान से सारी चीज़ों को समझकर आप अपना यहाँ पर जो है तैयारी के लिए समय दें, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हैं, संभावनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर तक देखने मिल सकता है ना। तो लास्ट दिसंबर तक कोशिश करें इस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग फिनिश कर लें और डिटेल से एक एक टॉपिक को क्लियर कर लें। ओके, तो चलिए आप जुड़ जाइए फटाफट इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और यहाँ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप 1000 लोग ऐड हो चुके हैं। ओके, तो चलिए और आज की क्लास हम लोग करते हैं मेनली जो है हम अपने EMRS एस्पायरेंट्स के लिए डेली क्लास लेकर आते हैं ना, जिसमें हम लोग TGT का इस समय मॉडल पेपर्स कर रहे हैं। PGT के कई सारे हमने मॉडल पेपर ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप PGT वाले भी मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। TGT PGT में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि TGT में भी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आपके PhD वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे, PGT वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो TGT हो या PGT हो, सभी के लिए ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास में हम TGT मॉडल पेपर 3 करने वाले हैं। मॉडल पेपर 3 में पार्ट 1 करेंगे, है ना, क्योंकि आपके EMRS एग्ज़ाम्स में TGT हो या PGT हो, उसमें बायोलॉजी से जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस करेंगे एंड पार्ट 2 में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो चलिए डियर एस्पायरेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज हमने बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जिसे देखना आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। चलिए डियर एस्पायरेंट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब डेली की तरह अपने कॉमन सेंस और एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सभी एस्पायरेंट्स, सभी लोग आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ किडनी इज। हमारी किडनी की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स, कुफर सेल्स, मेसेंजियल सेल्स या फिर हैसेल्स कार्पल्स या फिर हैसेल्स कार्पल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किडनी की, तो किडनी में जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, है ना, फैगोसाइटिस करने के लिए जो मैक्रोफेजेस की तरह फंक्शन करेंगी, है ना, ऐसी किडनी की सेल्स जो एक्ट करेंगी माइक्रोफेजेस सेल्स की तरह, जिन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं, वो क्या है, मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स किडनी में ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किस पार्ट्स में, तो देखिए अगर हम एक नेफ्रॉन की बात करें, एक नेफ्रॉन की, तो हमारे एक नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट है, जस्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस, जिसमें 3 तरीके की सेल्स होती हैं। ध्यान से देखेंगे, जिसमें 3 तरीके की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, जेजी सेल्स, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, ठीक है, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स और मेसेंजियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा। क्लियर?
जो जेजी सेल्स होती हैं ये मॉडिफाइड स्मूथ सेल्स ही होती हैं और ये एट्रियोल का पार्ट होती हैं। किसका? एट्रियोल का। जब हम ये बाउमेन कैप्सूल बनाते हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ से एफरेंट आर्टरी आती है और ये एफरेंट आर्टरी जो है ना, एफरेंट आर्टरी ये कैपिलरीज में टूट जाती है और इसके बाद ये फिर से रिजाइन होके इफरेंट एट्रियोल बना लेती है। तो जो इफरेंट एट्रियोल है, ठीक है, इफरेंट एट्रियोल है, इसी का ये पार्ट होती हैं जेजी सेल्स। क्लियर? तो जेजी सेल्स किसका पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ एट्रियोल और ये स्मूथ सेल्स का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। जेजी सेल्स क्या करती हैं? रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को या आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये बोन मैरो में होता है ना, जो लॉन्ग बोन होती है उनका जो बोन मैरो होता है वहाँ पर आरबीसी का या ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा बात करें रेनिन हार्मोन की, तो जो रेनिन हार्मोन है ये भी जेजी सेल से सिक्रीट होता है, जेजी सेल से सिक्रीट होता है एंड इसका रोल रास पाथवे को ऑपरेट करने में होता है, रास पाथवे को ऑपरेट करने में होता है। हम किसी क्वेश्चंस में रास पाथवे क्या होता है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो मेसेंजियल सेल्स होती हैं, नेफ्रॉन के जस्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस की जो मेसेंजियल सेल्स होती हैं ये मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स मेनली नेफ्रॉन या किडनीज को इन्फेक्टेड करता है तो सबसे पहले ये सेल्स एक्टिवेट होकर उस फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसाइट कर लेती हैं, तो इन्हें हम मेसेंजियल सेल्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं ये डीसीटी का पार्ट होती हैं। याद रखना, मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं ये हमारे नेफ्रॉन में जो डीसीटी पार्ट प्रेजेंट होता है ये डीसीटी का पार्ट होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि मेसेंजियल सेल्स नेफ्रॉन में कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और इनका फंक्शन क्या है। इसके साथ साथ आपको पता चला एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और रेनिन हार्मोन। आप बताना मुझे, आपने पढ़ा होगा रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम कौन सिक्रीट करता है और इसका फंक्शन क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें माइक्रोगलियल सेल्स की, तो जो माइक्रोगलियल सेल्स हैं ये हमारे ब्रेन की फैगोसाइटिक सेल्स हैं। कुफर सेल्स हमारे लीवर की फैगोसाइटिक सेल्स हैं एंड अगर बात करें हैसेल्स कार्पकल्स की तो ये हमारे जो है थायराइड ग्लैंड के फैगोसाइटिक सेल्स हैं, सॉरी थाइमस ग्लैंड के, वन सेकेंड प्लीज, सॉरी, हैसेल्स कार्पल्स जो हैं ये हमारे थाइमस ग्लैंड की फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। इन सारे पॉइंट्स को प्लीज़ आप नोट जरूर करें। क्लियर? चले नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोडोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन, पोडोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कार्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, इनर वॉल ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल, आउटर वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल्स या फिर वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो आपसे पोडोसाइट सेल्स पूछा गया है ना, और ऑप्शंस को पढ़कर समझ आता है कि पोडोसाइट्स जो सेल्स हैं ये हमारे नेफ्रॉन से, किडनी से रिलेटेड हैं। तो चलिए एक नेफ्रॉन का अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं कि पोडोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम फिल्ट्रेशन स्लिट भी कहते हैं। देखिए, सपोज करिए ये आपका एक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं ये क्या है? दैट इज़
बाउमैन कैप्सूल। ये बाउमैन कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये आपका लूप ऑफ हेनले है ना, और ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये आपका डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है। कई सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर कहाँ ओपन होती हैं? रीनल पैपिला में, है ना। सबसे पहले ये एक पास आती है जिसे हम डक्ट ऑफ विल्नी कहते हैं। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, या जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसकी जो ओपनिंग है ना, इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ विल्नी। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, डक्ट ऑफ विल्नी। नाउ अब हम बात करते हैं बाउमैन कैप्सूल की। बाउमैन कैप्सूल में ये आपका एफरेंट एट्रियोल आएगा, है ना, और कैपिलरीज में ब्रेक होगा। 50 सेट ऑफ यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, और ये एग्जिट होता है, तब से हम इफरेंट एट्रियोल कहते हैं। अफरेंट एट्रियोल का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू इफरेंट एट्रियोल। क्लियर। जो ये बाउमैन कैप्सूल है, बाउमैन कैप्सूल में आप देख पा रहे होंगे ये 2 लेयर्स है ना, ये बाहर की तरफ है ना, ये जो बाहर की तरफ है, और ये इसकी एक अंदर की तरफ। जो ये बाहर की तरफ है इसे हम आउटर पेराइटल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आउटर पेराइटल। एंड इनर की तरफ फूड लाइक इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बाउमैन कैप्सूल के इनर साइड में इस तरीके से फूड लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल्स। यही या फिर इन्हीं को हम और फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। जब यहाँ पर ब्लड आता है तो इन कैपिलरी से होते हुए यहाँ पर फिल्टर होता है ना, बाउमैन कैप्सूल में, तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट का काम करती हैं पोडोसाइट सेल्स। तो पोडोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? बाउमैन कैप्सूल के इनर साइड, और बाउमैन कैप्सूल की इस इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? इनर विसरल। क्या कहते हैं? इनर विसरल। क्लियर। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप ध्यान से देखेंगे। पोडोसाइट्स आर द सेल्स आर प्रेजेंट। पोडोसाइट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? इनर वॉल ऑफ बाउमैन कैप्सूल। इनर वॉल ऑफ बाउमैन कैप्सूल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का एवरेज पीएच कितना होता है? 6.4, 9.4, 6.0, 9.0, 3.0 या फिर 7.0। तो ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.0। अगर यहाँ पर आपसे पीएच का पूछा जाए, ब्लड का पीएच पूछा जाए तो ब्लड कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर का, तो 7.4 पीएच होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड में आपको मैच करना है। ध्यान से देखेंगे। कॉलम फर्स्ट में क्या है? पोडोसाइट्स। तो अभी हमने बात किया पोडोसाइट सेल्स की। प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई या इसी को हम क्या कहते हैं? किडनी स्टोन। तो आप मैच कर लेंगे। पोडोसाइट सेल, जो पोडोसाइट सेल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया हमें एम्फीऑक्सस में देखने को मिलते हैं। एम्फीऑक्सस जो कि सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है ना, सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है।
नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया क्या है, दैट इज़ ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, किसका है, नेफ्रीडिया एनीलिड्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। एंड रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन क्या होते हैं, दैट इज़ क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जिलेट्स, जो ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स होते हैं यही क्या होते हैं, इनको हम रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। तो आप मैच कर लेंगे ए फोर्थ एंड बी आपका थर्ड, बी थर्ड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस आर फाउंड एसोसिएटेड विथ ट्रेकिया, लैरिंग्स, इंटरनल या फिर नेजल रीजन। एरेटिनॉइड कार्टिलेज, जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है आपके लैरिंग्स का। लैरिंग्स को और हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स या फिर इसी को हम वॉइस बॉक्स कह देते हैं। जो लैरिंग्स है ये 9 कार्टिलेज से बना होता है। कितनी, 9 कार्टिलेज से बना होता है। ये कार्टिलेजिनस होता है इसलिए हम इसे कार्टिलेजिनस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये जो साउंड बॉक्स है या वॉइस बॉक्स है ये 9 कार्टिलेजिनस का बना हुआ है। तो वो 9 कार्टिलेज कौन कौन से हैं, एपीग्लॉटिस जो कि एक होती है 1, क्रिकॉइड 2 होती हैं, एरेटिनॉइड कार्टिलेज 2 होती हैं, कार्टिलेज ऑफ संटोरनी ये भी आपकी 2 होती हैं, एंड थायराइड कार्टिलेज ये भी आपका 2 होती हैं। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज। तो इस तरीके से आपकी कितनी 9 कार्टिलेज होती हैं जो कि जॉइंट होकर या एसोसिएट होकर लैरिंग्स या साउंड बॉक्स बनाते हैं। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स को बर्ड्स में सिरिंग्स कहते हैं। क्या, सिरिंग्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्रिएटिनिन इज फॉर्म्ड बाय, जो क्रिएटिनिन है ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल है ना। यूरिया, यूरिक एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल या फिर किडनी, तो ये किसके द्वारा बनता है, फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल में जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है इसके ब्रेकडाउन से जो वेस्ट नाइट्रोजन सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्रिएटिनिन कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा देकर घबराना नहीं है ना। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। फर्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ यूरिनेशन इज गिवन बिलो इन अनऑर्डर्ड मैनर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉर यूरिनेशन इज, जो हम यूरिन पास आउट करते हैं उसको पास आउट करने के लिए है ना, किस मैनर में या किस प्रिंसिपल इवेंट्स पे ये प्रोसेस डिपेंड होती है। यूरिन को बॉडी से बाहर पास आउट करने की प्रोसेस को हम यूरिनेशन या हम इसी को मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या, मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन। आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इनको और सही सीक्वेंस में या ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखिए, द ब्लैडर फिल्स विथ यूरिन एंड बिकम्स डिस्टिनेटेड।
थर्ड मिक्चुरेशन। फोर्थ क्या है, CNS passes of motor message to initiate the contraction of smooth muscle of bladder and stimulates relaxation of urethral sphincter। ठीक है, अब आपको इन स्टेटमेंट को एक सीक्वेंस में या ऑर्डर में लगाना है। देखिए ये क्या है, यूरेटर। ह्यूमन बींग्स के पास है ना, हम लोगों के पास कितने हैं, 2 यूरेटर हैं। आल्दो सभी मैमल्स के पास 2 यूरेटर होते हैं। यूरेटर क्या करते हैं, यूरिन को लेकर आते हैं जो कि हमारी किडनी में फिल्टर हुई है ना। यूरिन को लेकर आते हैं कहाँ, यूरेनरी ब्लैडर में। और यूरेनरी ब्लैडर की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ओपनिंग को यूरेथ्रा कहते हैं। देखो जब यूरेटर यूरिन लेकर आते हैं, जब हमारा ये यूरेनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाता है, कितना हाफ फिल्ड हो जाता है, तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल भेजते हैं। जब ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं तो ये सिग्नल लेकर जाएगा, तो ये कैसे होंगे, सेंसरी सिग्नल्स होंगे, यानी कि सेंसरी नर्व इस सिग्नल को लेकर जाएंगी हमारे ब्रेन तक। ब्रेन वापस से रिस्पॉन्स भेजेगा, तो हमसे क्या है, मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, मोटर नर्व के थ्रू। और जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को हम डिट्रेसर मसल कहते हैं, डिट्रेसर मसल कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रेसर मसल्स क्या करेंगी, यूरिनरी ब्लैडर की डिस्ट्रेसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो ये यूरेथ्रा है ना, जो यूरेथ्रल की जो ओपनिंग है, जो यूरेथ्रा है हमारा, ये क्या होता है, रिलैक्स होता है, जिससे हम यूरिन पास आउट कर पाते हैं। और इसी यूरिन को पास आउट करने की प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। आप समझ गए। अब आप इन सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ें और आप इसे आप आई होप अरेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, द ब्लैडर फिल्स विथ यूरिनरी एंड बिकम्स डिस्टेंट। सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होगा और स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस को भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजा। तो सबसे पहले आपका आ गया सेकेंड, उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट। और उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास ऑन मोटर मैसेज, है ना। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्स भेजेगा मोटर नर्व के थ्रू टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो डेट्राइटस मसल्स हैं ये एक्चुअल में स्मूथ मसल ही होती हैं, है ना। तो डेट्रासर्स जो मसल्स हैं ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगी। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, देखिए साइमल्टेनियस रिलैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और जो यूरेथ्रल है ना, यहाँ पर यूरेथ्रा की ओपनिंग के पास यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होना स्टार्ट करेंगे, रिलैक्स होना। तो जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूरेथ्रल जो हमारा यूरेथ्रा है ये जब रिलैक्स होता है, तब हम यूरिन पास आउट कर पाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, हमारा फोर्थ होगा। और अभी हमने बताया यूरिन को पास आउट करने की जो प्रोसेस है, यूरिनेशन की जो प्रोसेस है, उसे हम मिक्चुरेशन कहते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड। सो यहाँ पर देखिए आप क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। सेकेंड एक ही ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
आप चाहें तो इस सीक्वेंस को नोट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कंसनट्रेटेड यूरिन इज एक्सर्टेड बाई। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन को पास आउट करेगा? फ्रॉग्स, कंगारू रैट्स, ह्यूमंस या फिर डिजर्ट टॉर्टोइजेस या फिर डिजर्ट टर्टोइज। सो आप जानते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंगारू रैट्स। जो भी एनिमल्स डिजर्ट एरिया में रहते हैं, है ना, डिजर्ट एरिया में रहते हैं, उनके पास वाटर की कमी होती है, तो उनकी बॉडी इस वाटर की कमी को कैसे रिप्लेस कर पाते हैं? दो तरीके से। देखिए, एक तो ये अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर लेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन, है ना, अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर लेंगे जिससे बॉडी से वाटर का कम लॉस हो पाए, कम यूरिन के साथ वाटर बाहर जा पाए। और ये अपनी बॉडी का जो इंटरनल फैट है उसको ऑक्सीडेशन करेंगे। जब बॉडी का फैट है ना, जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एनर्जी और वाटर मिलता है ना। तो और ये क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी का जो इंटरनल फैट है उसको ऑक्सीडेशन करके वाटर की कमी को पूरा कर लेंगे। तो ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है? डिजर्ट एनिमल्स में। तो यहाँ पर डिजर्ट एनिमल्स क्या है? दैट इज कंगारू रैट्स। ओके, कंगारू रैट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। इनमें से किस ब्लड वेसल्स के पास नॉर्मली लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होगा? रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा, हिपैटिक वेन या फिर हिपैटिक पोर्टल वेन। अगर हम बात करें यूरिया फॉर्मेशन की, तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे लीवर में। लीवर की जो हिपैटोसाइट सेल्स है वहाँ पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूरिया फॉर्मेशन को हम यूरिया साइकिल कहते हैं, या फिर ऑर्निथीन साइकिल, या फिर इसी को हम क्रेब्स हैंसलीट साइकिल भी कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है क्रेब्स हैंसलीट साइकिल किससे रिलेटेड है? यूरिया के फॉर्मेशन से, ग्लूकोज के फॉर्मेशन से, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन से, इस तरीके से। अब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ हमारे लीवर में, लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स में। तो लीवर में हमारे क्या जाएंगी? देखिए 1 सेकेंड, ये आपका सपोज करिए लीवर है। लीवर में यहाँ पर हिपैटिक वेन होंगी, है ना, और हिपैटिक आर्टरी होंगी। तो हिपैटिक वेन जो है इम्प्योर ब्लड, है ना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हमारे लंग्स और हार्ट को जाएगी, है ना। हमारे हार्ट को फिर हार्ट से लंग्स में फिल्टर होगा या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो जो ब्लड लेकर जाएगी वेन, है ना, उस वेन में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन ही लीवर में हो रहा है, लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स में। तो यहाँ पर जो हिपैटिक वेन होगी, जो हिपैटिक वेन होगी, इसमें यूरिया का अमाउंट कंपेयर बॉडी की अदर वेन्स, है ना, बॉडी की अदर वेन्स के कंपेरिजन में यूरिया का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। सो अब बताइए आप, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हिपैटिक वेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है ना। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं और उनके रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। अर्थवॉर्म्स, मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट। तो हम सभी जानते हैं अर्थवॉर्म के पास रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? दैट इज़ वो अपनी बॉडी सरफेस से करता है ना, मॉइस्ट क्यूटिकल से, जिसे हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी कहते हैं। मोस्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोड की बात करें तो इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। फिशेस की बात करें तो इनके पास भी क्या है? दैट इज़ गिल्स हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स
में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, दैट इज़ लंग्स, और इंसेक्ट में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, दैट इज़ ट्रेकियल सिस्टम, है ना। इनके पास क्या है, ट्रेकियल सिस्टम। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो ट्रेकियल सिस्टम होता है इसमें टोटल 10 ट्रोकिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये, और यहीं पर जो इसके ये ब्रांक्यूल्स हैं, ये यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। जो ये ट्रेक्यूल है ना, ये जो ट्रेक्यूल है इनकी जो ओपनिंग है इसे हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइक्यूल्स। जो कॉकरोच है इसकी बॉडी में टोटल 10 सेगमेंट्स होते हैं, है ना। 10 सेगमेंट्स हैं थोरैसिक और एब्डोमेन के मिला के 10। तो यहाँ पर 10 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये ट्रेकियल सिस्टम सपोज करिए इस तरीके से। देखिए ये ट्रेकियल सिस्टम कॉकरोच की बॉडी में प्रेजेंट है इस तरीके से। कॉकरोच की बॉडी में 10 सेगमेंट्स हैं जहाँ पर पूरा ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है। तो इनमें 10 ट्रेक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 10 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। और ये स्फिंक्टर से गार्डेड रहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन बॉडी में अंदर आती है ना, O2 आती है, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और यहाँ से CO2 बॉडी से बाहर हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। समझ पाए आप। तो यही क्या है, इस तरीके से 10 प्रेजेंट होंगे तो इसी को हम ट्रेकियल सिस्टम कह देते हैं। इस तरीके से इसी को ट्रेकियल सिस्टम कह देते हैं। तो आप यहाँ पर अब मैच कर लीजिए क्या करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं शो हैं, आप यहाँ मैच कर लीजिए। A 4th हो जाएगा, B 3rd, C 3rd, D 1 एंड E 2। B और C के साथ क्या आ जाएगा आपका 3rd ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डिल इज। पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट क्या है, इलियम, ग्लिनॉइड कैविटी, एसिटाबुलम या फिर स्टर्नम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन है ना। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन है तो आपको याद होगा पेक्टोरल गर्डिल की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ध्यान से देखेंगे एक बार। गर्डल की बात करते हैं, अगर गर्डल हमारे पास कितने हैं, 2 है ना, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल बोन और स्केपुला आता है। क्लेविकल बोन भी कितनी होती हैं, 2, और स्केपुला बोन भी 2 होती हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन होती हैं, एंड पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन होती हैं, 2 कॉक्सल बोन होती हैं। एक कॉक्सल बोन इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस बोन के फ्यूजन से बनती है। ध्यान से सुनना, पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन प्रेजेंट होती हैं, एक कॉक्सल बोन इलियम, ईस्चियम एंड प्यूबिस बोन के फ्यूजन से बनती है। तो पेल्विक में हमारे पास टोटल 2 बोन है और पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन है। तो गर्डल्स की बोन हमारे पास कितनी होती हैं, टोटल 6 बोन होती हैं। अब आपसे पूछा गया है पेक्टोरल गर्डल का पार्ट क्या है। तो देखिए पेक्टोरल गर्डल में आपका एक तो क्लेविकल है, दूसरा आपका स्केपुला है। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, थोड़ा सा डीप जाकर क्वेश्चन पूछा है। अब हम थोड़ा सा जो है पेक्टोरल गर्डल को एलाबोरेट करेंगे। देखिए डियर एस्पायरेंट्स ध्यान से समझेंगे। पेक्टोरल गर्डल में हमने बताया कि जो क्लेविकल बोन हैं ये 2 हैं और स्केपुला भी हमारे पास 2 हैं। एक क्लेविकल बोन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है जो कि रफली एस शेप्ड होती है। दोनों तरफ आप इंड देख पा रहे हैं ना। तो क्लेविकल बोन का एक इंड जो है ये स्केपुला बोन से अटैच होता है पीछे की तरफ से, जिससे हम एक्रोमियल इंड कहते हैं, एक्रोमियल इंड कहते हैं। एंड जो दूसरा इंड होता है जो हमारे आगे स्टर्नम से जुड़ा होता है इसे हम स्टर्नल इंड कहते हैं, स्टर्नल इंड। प्लीज़ अंडरस्टैंड,
उसके बाद स्केपुला की अगर बात करें, देखिए स्केपुला में आप यहाँ पर एक उभार देख रहे हैं ना, ये क्या है, दैट इज कोरोकॉइड प्रोसेस। इस वाले हम उभार को क्या कहते हैं, कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस ये हमारी मसल से अटैच होता है। और ये यहाँ पर आप इस तरीके से एक स्पाइन देख पा रहे हैं, स्पाइन प्रोसेस। जो ये स्पाइन प्रोसेस है ये भी मसल से अटैच होती है। एंड ये वाला जो आप उभार देख पा रहे हैं जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, ये एक्रोमियन प्रोसेस हमारी क्लेविकल बोन के एक्रोमियल इंड से एसोसिएट होता है या उसके साथ आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद स्केपुला में यहाँ पर आप एक डीप डिप्रेशन देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। इस डीप डिप्रेशन को हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं और इसी ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस बोन का हेड आकर फिट होता है। किसका, ह्यूमरस बोन का हेड आकर यहीं फिट होता है। अब देखिए आप क्या, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डिलिस, इलियम ये तो होगा नहीं, ग्लिनॉइड कैविटी, एसिटाबुलम, स्टर्नम। स्टर्नम हमारी फ्लैट बोन है जो कि पेक्टोरल गर्डल का पार्ट नहीं है। एसिटाबुलम जो है ये हमारा पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचा, ग्लिनॉइड कैविटी जो कि स्केपुला बोन में डिप्रेशन को हम कहते हैं, स्केपुला में प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी से जो हमारी ह्यूमरस बोन का हेड आकर यहाँ फिट होता है, इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस जॉइंट को हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, या इसी को हम अगर टाइप पूछें कि जॉइंट का टाइप कैसा है तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कैसा, बॉल एंड सॉकेट। बॉल की तरह कौन काम करता है, ह्यूमरस बोन का हेड पार्ट, एंड सॉक की तरह कौन काम कर रहा है, जो ये कैविटी बनी हुई है स्केपुला की। क्लियर, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे कहते हैं। आई होप आपसे पेक्टोरल गर्डल का कोई भी किसी भी तरीके का अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टर्नम इंड हमारी जो फ्लैट बोन है, स्टर्नम जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, तो स्टर्नम इंड जो क्लेविकल बोन का है ये स्टर्नम से जाके अटैच होता है, स्टर्नम के प्रो स्टर्नम पार्ट से, जिसको हम मैनोब्रियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कल बोन इन फ्रॉग। फ्रॉग का ऑलरेडी एक हम डिटेल में क्लास ले चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रॉग एनाटॉमी से, फ्रॉग एम्ब्रियोजेनेसिस से। तो आप देखना EMRS वाली प्लेलिस्ट में आपको फ्रॉग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगा, है ना। फ्रंट पे फ्रॉग का हमने डायग्राम लगा रखा है, तो वहाँ के आप सारे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। फ्रॉग की एनाटॉमी से, फ्रॉग के डेवलपमेंट से, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, और फ्रॉग के स्केलेटन सिस्टम से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। चलिए अब यहाँ बताएंगे कि जो फ्रॉग की स्कल बोन है यहाँ पर कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं। एटलस ओनली, कोराकॉइड एंड फ्रंटल बोन, या फिर टेरिगॉइड एंड फ्रंटल, या फिर एरेटिनॉइड एंड पेराइटल। तो एरेटिनॉइड अभी हमने आपको बताया था ये वॉइस बॉक्स का पार्ट है। क्रोकॉइड प्रोसेस है जो कि स्केपुला में प्रेजेंट है, और ओनली तो एटलस प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। तो आप अपने कॉमन सेंस से भी यहाँ आंसर निकाल सकते थे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेरिगॉइड एंड फ्रंटल बोन, जो कि फ्रॉग की स्कल बोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ। जो मैन का क्रेनियम है ये कितनी बोन से बना है, 8 बोन से, 12 बोन से, 16 बोन से, या फिर 14 बोन से। क्रेनियम ह्यूमन की स्कल का पार्ट है, तो हमारे पास स्कल बोन कितनी है, हमारी स्कल बोन के अंतर्गत टोटल 29 बोन आती हैं। क्रेनियल बोन जिनमें 8 बोन होती हैं, फेशियल बोन जो 14 होती हैं, ईयर ऑसिकल जो 6 होते हैं, है ना। ईच ईयर में 3 ऑसिकल, मेलियस, इनकस, स्टेपिस,
तो 2 ईयर हैं, तो 2 ईयर ऑस्कल्स में 6 बोन और एक हाइवाइड बोन या जिसको हम टंग बोन भी कहते हैं। और हमारी बॉडी में सिर्फ एक यही ऐसी टंग बोन है जो फ्रीली मूवेबल होती है और ये हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से अटैच नहीं होती है, बॉडी की किसी भी बोन से ये अटैच नहीं होती है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी की मसल से अटैच होती है, किसी भी ये बोन से अटैच नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे पास स्कल बोन टोटल कितनी है, दैट इज़ 29। क्लियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी क्रेनियल बोन पूछा है तो क्रेनियल बोन 8 है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन में से कौन सी है, पेल्विक, पटेला, टेरिगॉयड या फिर पेक्टोरल गर्डल। तो टेरिगॉयड ये अभी हमने बताया था आपको, ये फ्रॉग की बोन है, फ्रॉग के स्केलेटन सिस्टम की। अच्छा, बात करते हैं सेस्मोइड बोन की। तो सेस्मोइड बोन्स मीन्स क्या होता है, सेस्मोइड बोन कौन सी होती हैं, जब टेंडन को ऑसिफिकेशन हो जाता है ना, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऐसी बोन्स को हम सिस्मोइड बोन कहते हैं। जो टेंडन्स होते हैं है ना, जो टेंडन्स है इनके ऊपर जो बोन सेल्स हैं, हमारी ऑस्टियो क्लास्ट सेल्स जो हैं, इनका डिपोजिशन हो जाए तो उनके डिपोजिशन से जो बोन बनेगी उसे हम सिस्मोइड बोन कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में टोटल 4 बोन होती हैं। सिस्मोइड बोन हमारी बॉडी में टोटल 4 बोन होती हैं। कौन कौन सी, पटेला बोन जिसे हम नी कैप बोन भी कहते हैं, है ना, जो कि हमारे लेग की बोन है। और एक आपकी कलाई की बोन जिसे हम पिसीफॉर्म बोन कहते हैं, है ना, पिसीफॉर्म बोन। ठीक है, तो पटेला भी हमारे पास 2 होती हैं और पिसीफॉर्म बोन भी हमारे पास कितनी है, 2 हैं। तो इस तरीके से 4 हमारे पास सिस्मोइड बोन्स होती हैं। अब आप बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल जॉइंट अकर्स बिटवीन। सैडल जॉइंट्स किसके बीच प्रेजेंट होता है, कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, फीमर एंड पेल्विक गर्डल, ऑल द वर्टिब्री या फिर नन ऑफ दिस। आप जानते हैं जो सैडल जॉइंट है ये हमारे थंब, ठीक है, और जो थंब की हमारी मेटाकार्पल बोन होती है और इसके साथ जो हमारी रिस्ट की कार्पल बोन होती है, उनके बीच में जो जॉइंट बनता है इसी को हम सैडल जॉइंट कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच जो जॉइंट बनता है उसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टॉयड रिज इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन। डेल्टॉयड रिज कहाँ प्रेजेंट होती है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमर या फिर फीमर। बताइए डेल्टॉयड रिज कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखिए जो हमारी ये ह्यूमरस बोन होती है, ये ह्यूमरस बोन, ठीक है, सपोज करिए हमारी ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन का हेड पार्ट है जो कि स्केपुला की ग्लिनॉइड कैविटी से एसोसिएट होगा। और जो ये ह्यूमरस बोन की ये जो ग्रूव है इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टॉयड रिज कहते हैं। यहीं से हमारी जो हमारी फोर आर्म है, फोर आर्म में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मसल्स होती हैं वो यहीं आकर अटैच होती हैं, है ना। तो डेल्टॉयड रिज कहाँ प्रेजेंट है, हमारी ह्यूमरस बोन में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लेविकल आर्टिक्यूलेट्स विथ ऑफ स्केपुला। आर्टिक्यूलेट्स है ना, जो क्लेविकल बोन है वो स्केपुला के साथ आर्टिकुलेट होती है, अभी हमने आपको बताया था। तो वो किसके साथ, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी, एस्टेबुलम कैविटी या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे पास रफली शेप्ड क्या है, क्लेविकल बोन है ना। और हमने ये आपको क्या बताया था, दैट इज़, एक सेकेंड, देखिए ये क्या था आपका, स्केपुला था, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये थे ग्लिनॉइड कैविटी है ना, जहाँ से ह्यूमरस फिट हो रहा था। ये था एक्रोमियन प्रोसेस
और ये था इसके पास एक्रोमियन इंड। तो क्लेविकल बोन का एक्रोमियन इंड स्केपुला बोन के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोमेटिक इज पार्ट ऑफ। जाइगोमेटिक बोन किसका पार्ट है? पेल्विक गर्डल, स्कल, पेक्टोरल गर्डल या फिर वर्टिब्रल कॉलम। तो अभी हमने आपको बताया था क्या, स्कल बोन में हमारी फेसियल बोन भी आती है ना, फेसियल बोन आती हैं जो कि हमारे पास टोटल 14 होती हैं। फेशियल बोन जो 14 है वो कौन कौन सी हैं? जाइगोमेटिक बोन, पैलेंटाइन बोन, बोमर, लैक्रिमल बोन, इंफीरियर टर्बिनेल्स बोन, नेजल बोन, मैंडिबुलर बोन एंड मैग्जिला बोन। जिसमें से आपकी जो मैंडिबुलर होती है ये केवल 1 होती है, ठीक है, और बोमर 1 होती है। मैंडिबुलर 1 होती है और बोमर 1 होती है, और सभी 2 होती हैं, सभी पेयर्ड में होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल कितनी है? दैट इज 14 फेशियल बोन है। तो जाइगोमेटिक बोन किसका पार्ट है? फेशियल बोन का, और फेशियल बोन भी किसके अंतर्गत आती हैं? स्कल बोन के अंतर्गत। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। प्लीज़ आप इन फेशियल बोन के नेम नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किया है, और आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछता है कि आपका जाइगोमेटिक बोन कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ फेशियल। देखा आपने स्कल में पूछा है। और इसके साथ आपको और 3 बातें याद रखनी है। क्या? जाइगोमेटिक बोन को हम चीक बोन कहते हैं, जो कि हमारे फेस की मोस्ट प्रोमिनेंट बोन होती है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ठीक है। एंड मैंडिबुलर सबसे लार्जेस्ट बोन है, मैंडिबुलर सबसे लार्जेस्ट बोन है हमारे फेस की। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन हमारी फीमर है। एंड सबसे स्मॉलर बोन कौन सी है फेस की हमारे? तो फेस की सबसे स्मॉलर बोन है लैक्रिमल ग्लैंड, जो लैक्रिमल बोन है, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड जिसके अंदर फिट होती है ना, जो कि टीयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। पाइवट पॉइंट किसके बीच प्रेजेंट होता है? एटलस एंड एक्सिस बोन के। एटलस और एक्सिस हमारी सर्विकल बोन की फर्स्ट और सेकेंड बोन है। ध्यान से समझना, जो हमारी एटलस बोन है, देखिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाए, है ना। अगर हम बात करें ह्यूमन वर्टिब्री की, ह्यूमन के पास वर्टिब्री टोटल 26 होती हैं। एडल्ट में वर्टिब्री का फार्मूला क्या होता है? जो सर्विकल है वो 7 है, सर्विकल वर्टिब्री 7, थोरैसिक वर्टिब्री 12, लंबार वर्टिब्री 5, सैक्रल 1 एंड कॉक्सल वर्टिब्री 1 होती है। क्लेविकल की बात करें, अगर सर्विकल वर्टिब्री हैं, सर्विकल वर्टिब्री की बात करें तो फर्स्ट हमारी कौन सी है? फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री दैट इज एटलस, दैट इज एटलस, एंड सेकेंड क्या है? एक्सिस, एक्सिस। अब जो एटलस वर्टिब्री है और जो एक्सिस वर्टिब्री है ये एक दूसरे से जॉइंट होंगी, है ना। तो जॉइंट होंगी तो इनके बीच कैसा जॉइंट बनेगा? पाइवट। एक बार जॉइंट देख लेते हैं। देखो ये हमारी हैं फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री जिसे हम एटलस कहते हैं, और ये हमारी सेकेंड सर्विकल वर्टिब्री जिसे हम एक्सिस कहते हैं। ये दोनों ही वर्टिब्री आटिपिकल वर्टिब्री होती हैं, यानी कि जो नॉर्मल वर्टिब्री हैं उनसे थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर्स अलग होती है। आटिपिकल वर्टिब्री हैं ये दोनों, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये 2 डिप्रेशंस हैं, है ना। क्या है? 2 डिप्रेशंस हैं जिन्हें हम कोंडाइलर फोसा कहते हैं, कोंडाइलर फोसा, कोंडाइलर फोसा कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रल कैनाल है। सेंट्रल कैनाल से आप बताइए क्या पास होता है, सेंट्रल कैनाल से क्या पास होगा, जब वर्टिब्री एक दूसरे से जुड़ेंगी तो इस तरीके से एक सेंट्रल कैनाल बन जाएगी और यही हमारी सेंट्रल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है ना। जो रॉड शेप इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड होती है ये पास आउट होती है इसी सेंट्रल कैनाल से। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे एक और डिप्रेशन प्रेजेंट होती है जिसे हम ओटोंडॉइड फोसा कहते हैं, ओटोंडॉइड फोसा कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर कहीं से कोई क्वेश्चन आए आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड वर्टिब्री की बात करती हैं तो ये हमारी फिर से सेंट्रल कैनाल है ना। और ये नीचे की तरफ जो आप एक डिप्रेशन देख पा रहे हैं ये क्या है, ये ओडोंटाइड प्रोसेस है। यही तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए ये क्या है, ओडोंटाइड प्रोसेस पूछा जाता है। ओडोंटाइड फोसा किस वर्टिब्री का पार्ट है और ओडोंटाइड प्रोसेस किस वर्टिब्री का पार्ट है, या इसी को डेंस कह देते हैं, क्या, डेंस। अब जो ये हमारी फर्स्ट एटलस वर्टिब्री है ये ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारी बोन से अटैच होगी। बोन से किससे, हमारी जो बोन है वो कैसी है, डाइकोंडाइलर है, यानी कि यहाँ पर दो क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइलर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीपिटल कोंडाइलर प्रेजेंट होते हैं। जो बोन्स है ये कैसी है, एम्फीबियंस में और मैमल्स में बोन डाइकोंडाइलिक होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीपिटल कोंडाइलर प्रेजेंट है। तो यही ऑक्सीपिटल कोंडाइलर आकर यहाँ पर इस तरीके से फिट हो जाएंगे। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इनके बीच जो यहाँ पर ये जॉइंट बनेगा, इनके बीच जो जॉइंट बनेगा इसको हम कोंडाइलर जॉइंट कहेंगे, कोंडाइलर जॉइंट कहेंगे। फर्स्ट वर्टिब्री के कोंडाइलर फोसा में हमारे स्कल के जो ऑक्सीपिटल कोंडाइलर हैं ये आकर फिट होते हैं, इसी जॉइंट को हम कोंडाइलर जॉइंट कहते हैं। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं हम सेकेंड वर्टिब्री की एक्सिस की। देखिए एक्सिस में जो ओडोंटाइड फोसा है ये हमारी फर्स्ट जो एटलस है, फर्स्ट वर्टिब्री जो एटलस है ये एटलस के ओडोंटाइड फोसा में आकर फिट हो जाती है ना। तभी तो एक दूसरे से वर्टिब्री ऐसे अटैच होंगी। तो इनके बीच जो जॉइंट बनेगा, इनके और इनके बीच जो जॉइंट बनेगा इसी जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट कहते हैं। इसी जॉइंट को क्या कहते हैं, पाइवट जॉइंट कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये बात तो आपके क्वेश्चन में दी है, एटलस एंड एक्सिस बोन के बीच जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है। एक बात और याद रखना, जो एटलस बोन है, ठीक है, ये आपके एस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हम सिर हिलाकर एस बोलते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये एस मूवमेंट के लिए। और जो एक्सिस बोन है ये नो, जब हम नो बोलकर ऐसे सिर हिलाते हैं ना तो ये नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को भी याद रखना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो पाइवट जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है। तो अब देखिए जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं, एक बार इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए जॉइंट 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं, ऐसे जॉइंट्स जिनमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होता है। इस तरीके से दो बोन्स के बीच में यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, जिसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो ये यहाँ पर एब्सेंट होता है, फाइब्रस जॉइंट में एब्सेंट होता है। तो फाइब्रस जॉइंट में हमें किसी तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर नो मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ नो मूवमेंट। एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट में यहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कार्टिलेजिनस जॉइंट के बीच में ये बोन्स हो गई, बोन्स के बीच में ये कार्टिलेज है और यहाँ पर स्लाइटली गैप होता है ना। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है और यहाँ पर हमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड अगर हम साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो दो बोन्स के बीच में गैप होता है ना, दो बोन्स के बीच में गैप है और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और ये साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। तो एक्चुअल में मूवमेंट के लिए साइनोवियल जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना।
जितनी भी बोन्स में मूवमेंट होता है तो उस टाइप के सभी जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। अब अभी हमने बताया जो एटलस और एक्सिस बोन है ये एस ओवर नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जो हेड है उसको बैक साइड या फ्रंट साइड मूव कर सकते हैं, है ना, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, अब आप अच्छे से इसका आंसर निकाल पाएंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, सैडल जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से आ जाते हैं आप एक बार नोट कर लीजिए प्लीज़। मोविल जॉइंट होता है, इसमें आ जाते हैं आपका बॉल सॉकेट जॉइंट, जो हमने बताया बॉल और सॉकेट जॉइंट जो हैं ये आपके शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में होते हैं। कॉन्डाइलर जॉइंट है ना, जो हेड और फर्स्ट वर्टिब्री के बीच में था। पाइवट जॉइंट जो एटलस और एक्सिस के बीच में है। ग्लाइडिंग जॉइंट है ना, जो फर्स्ट मेटाकार्पल और कार्पल के बीच था। हिंज जॉइंट जो आपके कह सकते हैं एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और फैलेंजेस जॉइंट के बीच होता है। जाइगोपोफाइसिस जॉइंट, याद है आपको जाइगोपोफाइसिस जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी वर्टिब्री हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से नोब लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती है, ठीक है, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो जॉइंट है इसी को हम जाइगोपोफाइसिस जॉइंट कहते हैं। जो वर्टिब्री के ऊपर की तरफ जाइगोपोफाइसिस होती हैं इन्हें हम प्री जाइगोपोफाइसिस कहते हैं। जो नीचे की तरफ होती हैं इन्हें हम पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कहते हैं। तो दो वर्टिब्री प्री जाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के थ्रू जॉइंट होती हैं और ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं, जाइगोपोफाइसिस जॉइंट, जो कि साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता दिया हमने क्या, सैडल जॉइंट है ना, सैडल जॉइंट। तो ये सभी आपके साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सभी कैसे हैं, मूवेबल जॉइंट हैं। क्लियर, तो यहाँ भी आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकस बोन इज द मॉडिफिकेशन। इनकस बोन किसका मॉडिफिकेशन है, आर्टिक्यूलर बोन, क्वाड्रेट बोन, हायोमैंडिबुलर बोन या फिर जुगाल बोन। जो इनकस बोन है ये हमारे ईयर ऑसिकल की बोन है, ईयर ऑसिकल की बोन है ना। ईयर ऑसिकल में अगर एक ईयर ऑसिकल की बात करें तो एक ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स प्रेजेंट हैं। क्या क्या, देखिए मेलियस, इनकस और स्टेपिस। आप नोट करेंगे प्लीज़, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो मेलियस होती है ये एनविल, जो मेलियस होती है ये आपकी हैमर शेप्ड होती है। इनकस जो होती है ये एनविल शेप की होती है। जो स्टेपिस होती है ये स्ट्री अप शेप की होती है। अगर हम बात करें इनके मॉडिफिकेशन या ओरिजिन की, ये बोन किन से ओरिजिनेट हुई हैं, किन बोन के मॉडिफिकेशंस हैं, तो जो मेलियस बोन है जो हैमर शेप्ड की है ये किससे है, दैट इज़ आर्टिक्यूलर बोन से, ठीक है। जो आपकी इनकस बोन है ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है। और बात करें हम स्टेपिस की, तो जो हमारी स्टेपिस बोन है ये हायोमैंडिबुलर बोन का मॉडिफिकेशन है या हायोमैंडिबुलर से ओरिजिनेट हुई है। क्लियर, तो आप इस तरीके से कोड याद रखेंगे, मिस हैज आ क्यूट हैंड, ठीक है, इससे आप लिख लीजिए प्लीज़, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपको पता चल गया इनकस बोन किसका मॉडिफिकेशन है, दैट इज़ क्वाड्रेट बोन का, जो कि एनविल शेप की होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो डियर एस्पायरेंट्स आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपसे बोन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इसके अलावा अभी भी आपका जो है रिप्स बोन, स्टर्नम बोन, आपके पेक्टोरल गर्डल की बोन्स है ना, उन्हें हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो हमारे पास अभी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और हाँ, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए याद रखेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको 1000 प्लस करना है, तभी आप इन 30 टेस्ट दे पाएंगे। जो टेस्ट सीरीज़ में आपके 30 टेस्ट हैं, तभी आप इनको दे पाएंगे। ईच टेस्ट में आपके कितने 120 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।